हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैं लेकर आया हूँ नई वीडियो आज। ठीक है। तो इसमें हम लोग समझेंगे ट्रांसफार्मर। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़रूरी होता है एआई के लिए। ये एक तरीके से ब्रेन की तरह काम करता है एआई का। ठीक है। तो आज हम लोग समझेंगे कि द राइज ऑफ ट्रांसफार्मर एंड हाउ डज इट अंडरस्टैंड द हाउ एआई अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये समझेंगे हम लोग। तो मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन जो है बहुत इजी तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर्स एक मॉडर्न न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं। एक तरीके से ये न्यूरल नेटवर्क ही होते हैं हमारे। ठीक है, जिसमें जिसने पुरानी आरएनएन न्यूरल नेटवर्क तकनीक को पीछे छोड़कर एआई की दुनिया में जैसे चैट जीपीटी होता है उसका नींव रखी है। ठीक है, तो बेसिकली बोला जा रहा है कि एक न्यूरल नेटवर्क ही है हमारा जो ट्रांसफार्मर है। इसने पीछे छोड़ा है आरएनएन को। अगर आपने डीप लर्निंग पढ़ा है तो उसमें आरएनएन बताया गया होगा कि जो आरएनएन हमारी मॉडल होती है ना, वो अपने आप को ही फीडबैक फीड करती है। तो उस मॉडल को इसने क्या करा है, पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत एडवांस है। तो आरएनएन में कुछ कमियां थी जो कि हम लोग ट्रांसफार्मर में अब हटा चुके हैं और ट्रांसफार्मर बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका है। तो बेसिकली जैसे आप चैट जीपीटी देखते हो ना, तो जीपीटी में जो टी होता है वो उसका मतलब ट्रांसफार्मर ही होता है। ठीक है, तो आप ये समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब जीपीटी, अगर चैट जीपीटी बना है तो ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही बना है वो भी, राइट। इसे समझने के लिए हमें आरएनएन कुछ चीज़ें समझनी पड़ेगी हमको इस टॉपिक में। जैसे आरएनएन समझना पड़ेगा हमको, एनकोडर डिकोडर समझना पड़ेगा जो कि ट्रांसफार्मर का पार्ट है, और अटेंशन मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा जो कि हम जल्दी सीखेंगे। तो अगर हम लोग आगे बढ़ें तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ हिस्ट्री। हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टाइमलाइन बनाना चाहूँगा यहाँ पे। तो समझते हैं टाइमलाइन को। और टाइमलाइन में अगर हम लोग देखें तो चीज़ें शुरू हुई थी 2017 से। ठीक है, 2017 में क्या हुआ कि ट्रांसफार्मर को सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया। तो बेसिकली हुआ क्या था कि गूगल के रिसर्चर्स ने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर को दुनिया के सामने रखा था। तो 2017 में हुआ था सबसे पहले ये। इसने ट्रांसलेशन के मामलों में पुराने आरएनएन को बुरी तरीके से हरा दिया था। तो आरएनएन जो हमारे हुआ करते थे पहले, उसको बहुत बुरी तरीके से हरा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा 2018। तो 2018 में बेसिकली हमारा आ चुका है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जीपीटी। तो चैट जीपीटी जो हम देखते हैं तो ये 2018 में ही आ चुके थे हमारे। ऑलराइट। और अगर 2019 की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें जीपीटी 2। और अगर 2020 की बात करें जो कि कोरोना काल था हमारा, जीपीटी 3 और T5 जैसे मॉडल बने हुए थे। ठीक है, कोरोना में सारे लोग अंदर थे और साइंटिस्ट भाई बड़े बड़े अपने मॉडल निकाल रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा 2021। और 2021 में हमारा बताया जीपीटी J। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बनी थी। तो ये एक तरीके से आप टाइमलाइन समझ सकते हो। और इसमें एक चीज़ और थी जिसको बोलते हैं हम ULM फिट। इसके बारे में जानते हैं।
तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र लर्निंग भी बोलते हैं। ट्रांसफ़र लर्निंग यूएलएम फिट बेसिकली ट्रांसफ़र लर्निंग ही होता है। ट्रांसफ़र लर्निंग वही, जैसे आप एक मॉडल है आपके पास, ठीक है, और आप क्या करोगे इसको कि एक बहुत हैवी डेटा के साथ इसको ट्रेन करोगे आप, ठीक है। अब फिर इसको क्या करोगे, इसी मॉडल को आप क्या करोगे अपने यूज़ के लिए लोगे, ऑलराइट, इसी मॉडल का यूज़ करोगे, इसमें छोटे मोटे चेंजेस करके इसको अब अपने कामों के लिए इस्तेमाल करोगे। मतलब ये ऑलरेडी जो जो प्री ट्रेंड मॉडल होते हैं ये वो वाले होते हैं, ठीक है। तो हम इसी को यूज़ करते हैं बस छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद। तो बेसिकली अगर इसके बारे में बताऊं तो इसी दौरान पता चला कि हम एआई को एक बहुत बड़े डेटा सेट पर पहले से ट्रेन मतलब प्री ट्रेन करके उसे छोटे कामों के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूएलएम फिट थी जो कि ऐसे यूज़ कर सकते थे हम लोग, ठीक है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है ना, आपको अपना मॉडल जो है वो शुरू से ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास जो बने बनाए मॉडल्स होते हैं प्लेटफॉर्म से, उसको डाउनलोड करो, थोड़ा बहुत चेंजेस करो, फाइन ट्यूनिंग करो और उसको अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो यूएलएम फिट। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना चाहूँ तो एक चीज़ होती है हमारी यहाँ पे जीपीटी एंड बर्ट। देखो ये भी बहुत बड़े बड़े मॉडल हैं, ठीक है। तो जो कि 2018 में हमारे आए थे ये वाले, 2018 में। और इसकी बात करें तो ट्रांसफार्मर और ट्रांसफ़र लर्निंग, ठीक है, याद रखना। ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफ़र लर्निंग को मिलाकर दुनिया के दो सबसे मशहूर मॉडल बने थे। ओपन एआई का चैट जीपीटी में जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, याद रखना जीपीटी में। और गूगल का बर्ट, तो ये बर्ट तो गूगल का हो गया, ये ओपन एआई का ये हो गया। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसफ़र लर्निंग को मिक्स करके इन्होंने ये दो मॉडल्स बनाए थे। ट्रांसफॉर्म आपको पता ही है एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोड है हमारा ये, ठीक है। इसमें एनकोडर और डिकोडर होते हैं। और इसी में ट्रांसफ़र लर्निंग मतलब उसको हाईली डेटा सेट के साथ लर्न करवा के बहुत बड़ा मॉडल बनाया गया, जो कि बहुत बड़ा मॉडल बन गया। और इसी को ही हम लोग जीपीटी और बर्ट बोलते हैं, ऑलराइट। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है कि हाउ ओल्ड एआई वर्क। तो इसमें हमारा आएगा आरएनएन एंड फीडबैक लूप। अगर हम आरएनएन को समझना चाहें यहाँ पे, एंड फीडबैक लूप मतलब हम लोग, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी क्या खामियां रही थी पिछले न्यूरल नेटवर्क की, क्या खामियां रही थी, वो चीज़ें हमने ट्रांसफार्मर में सही कर ली। तो क्या कमी थी वो चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर से पहले एनएलपी में एलएसटीएम और आरएनएन यूज़ होते थे। तो बेसिकली आपको पता होगा एनएलपी मतलब ये होता है टेक्स्ट बेस्ड काम होते हैं। मतलब जैसे आप चैट करना हो गया, ठीक है, टेक्स्ट जनरेशन हो गया, ठीक है। तो टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें एनएलपी में हमारी आती है, जो कि तो पहले क्या होता था कि इसमें एलएसटीएम और आरएनएन बहुत बड़े बड़े ये मॉडल इस्तेमाल हुआ करते थे। एलएसटीएम लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड आरएनएन, ठीक है, इसमें यूज़ हुआ करते थे हमारे, बहुत बड़े बड़े मॉडल हुआ करते थे ये, ठीक है। तो इसमें कुछ खामियां रहीं जब भी ट्रांसफॉर्मर लाया गया। इसमें खामियां क्या थी वो हम धीरे धीरे सीखेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है, तो हम लोग अब सीखते हैं कि आरएनएन में क्या कमी थी और उसका मॉडल कैसे था, ऑलराइट। तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ आरएनएन का मॉडल बनाऊँ तो देखो आप कैसे बनता है इसका मॉडल। यहाँ पे एक मॉडल है मान लो उसका, और यहाँ से आपने इनपुट डाला, ठीक है, ये आपका आरएनएन मॉडल है।
सेल है और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा। और कुछ हिडन स्टेट मतलब जो कुछ जो टेक्स्ट इसको मिला उसकी समरी ये नेक्स्ट सेल में देता था। ये भी आरएनएन सेल है आपका, ठीक है। इसमें भी इसको इनपुट जाता है, इसमें दूसरा इनपुट, इसमें दूसरा इनपुट और फिर आउटपुट। ऑलराइट, तो ये हिडन स्टेट दूसरी बनाता है। फिर उसके बाद इसको समराइज करके फिर दूसरे मॉडल को भेजेगा। तो बेसिकली जो आरएनएन था हमारा ऐसे ही काम करता था, वो अपना हिडन स्टेट नेक्स्ट स्टेट में भेजता रहता था। ऑलराइट, और कमी क्या थी उसकी बात भी बता देता हूँ मैं। तो आरएनएन हर वर्ड मतलब इनपुट को जो आप यहाँ पे देते हो यहाँ पे को लेता है और एक हिडन स्टेट मतलब आउटपुट करता है। यह अपनी पुरानी स्टेट मतलब इन्फॉर्मेशन को अगले स्टेप में पास करता है ताकि उसे पिछला कंटेक्स्ट याद रहे। जो जो उसको पास नए नए वर्ड मिलते जाते हैं, यू यू आर ग्रेट, ठीक है। ऐसे एक एक वर्ड इसके अंदर जाते हैं और ये दूसरे दूसरे सेल में भेजता रहता है अपनी इन्फॉर्मेशन ताकि पिछले जितने भी जो वर्ड्स हैं वो याद रहें इसको, इसलिए कनेक्शन बना कर रखा है अपना। मान लो अभी तो मैंने 3 वर्ड यूज़ करे हैं, ठीक है। कई सेंटेंसेस में आप समझ सकते हो कि 10 वर्ड होते हैं, 20 वर्ड होते हैं, है ना। तो पिछला भूले ना, इसलिए ये ऐसे अपने हिडन स्टेट्स को फॉरवर्ड करता रहता था। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉडल समझते हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारा है, आप कह सकते हो एनकोडर एंड डिकोडर, जो कि हमारा ट्रांसफार्मर में ही होता है। एनकोडर डिकोडर, इसमें 2 पार्ट होते हैं, राइट। तो मशीन ट्रांसलेशन, जैसे इंग्लिश को जर्मन में करना के लिए हम एनकोडर और डिकोडर का यूज़ करते हैं। तो ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया काम आता है, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी वर्ड आपने दिया, यू आर ग्रेट, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपने एनकोडर में ये वर्ड्स दिए, तीनों वर्ड्स, और एनकोडर ने किया क्या, ये पास ऑन किया डिकोडर को, और इसने कुछ, फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। और तो इसने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो, जो जो ट्रांसफ़र हो रहा है इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट वेक्टर। तो आपने क्या वर्ड दिए हैं उसका कंटेक्स्ट ये डिकोडर को भेजता है कंटेक्स्ट वेक्टर में। तो ये आपका सोर्स हो गया, ऑलराइट, ये आपका टारगेट हो गया। तो इन्फॉर्मेशन ऐसे सेंड की जाती है एनकोडर डिकोडर, ऑलराइट। तो अगर एनकोडर को हम समझे, अगर इस पार्ट को हम समझे जो हमारा एनकोडर होता है, तो बेसिकली कह सकते हैं कि यह एक एक करके इंग्लिश वर्ड्स को इनपुट लेता है, इंग्लिश वर्ड की करके इनपुट लेगा ये हमारे, और आखिरी वर्ड पढ़ने के बाद पूरे सेंटेंस को एक समरी बनाता है जिसे लास्ट हिडन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में एक समरी बनाएगा और वो सेंड करेगा, ऑलराइट, हिडन स्टेट में। और डिकोडर में अगर बात करें हम लोग, ये पोर्शन हमारा डिकोडर होता है। तो यह उस समरी, उस स्टेट को पकड़ता है और स्टेप बाय स्टेप उसको जर्मन में कन्वर्ट करता है, या किसी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप उसको कन्वर्ट करेगा। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम क्या आती है यहाँ पे।
तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है यहाँ पे प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना इंफॉर्मेशन बॉटलनेक। इंफॉर्मेशन बॉटलनेक, बॉटलनेक मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो जैसे आपके पास बॉटल है, ठीक है, आपको पता है कि यार सारे जो चीज़ें हैं वहाँ यहाँ जाके फंस जाती है, राइट। एक तरीके से मतलब मोटा मोटा हम ये समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए आपके ये वाले में एनकोडर की आखिरी स्टेट मतलब जो समरी बनता है ये वाला हमारा, तो मैं इसको दूसरे कलर से बनाऊं तो ये वाला जो जो हमारा समरी यहाँ पे बनता है इसको हम लोग समरी बोल सकते हैं, ठीक है। समरी को ही पूरे लंबे सेंटेंस का मीनिंग होल्ड करना पड़ता है। तो मान लो ये तो अभी आपका कितना 3 वर्ड है, मान लो ये 30 भी हो सकता है। 30 होगा तो पूरा मैसेज यहाँ समरी में बैठा रहेगा समरी में, और उसका पूरा समरी मतलब 30 वर्ड्स का समरी इसी मैसेज में होता है, राइट। तो उसको मीनिंग होल्ड करना पड़ता है यहाँ पे। तो अगर सेंटेंस बहुत लंबा है तो शुरुआती कुछ इन्फॉर्मेशन इस फिक्स समरी में फिट होने के चक्कर में गायब हो जाती है। अगर आपका 30 वर्ड है, बहुत ज़्यादा वर्ड है, तो समरी हो सकता है कि समरी में आपके पास मुश्किल से 20 या 15 वर्ड्स की इंफॉर्मेशन ही रह जाए। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन बॉटलनेक। और सेकंड है तो अगर हम लोग सेकंड बोलेंगे कह सकते हैं कि अटेंशन मैकेनिज्म। तो इसको हमने सही कैसे किया, अटेंशन मैकेनिज्म से। इस बॉटल नेक को तोड़ने के लिए अटेंशन लगाया गया, ठीक है। और ये डिकोडर को सिर्फ आखिरी स्टेट नहीं बल्कि एनकोडर के सभी हिडन स्टेट, हर वर्ड की डिटेल को देखने और उस पर ध्यान अटेंशन देने की परमिशन देता है। यही ट्रांसफॉर्मर का सबसे बड़ा सीक्रेट था। तो हमने ये कैसे सही किया, इसको हमने क्या करा कि भाई सीधा जो ये लास्ट वाला चीज़ है ना ये हमने हटा ही दिया। एक तरीके से अगर हम लोग हाँ, अगर मैं इसे हटाऊं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने हटा दिया, ये कनेक्शन। और इन्होंने क्या किया, करा सीधा एक काम किया कि भाई जितने भी आपके जो वर्ड्स हैं, जो जितने भी आपके एक तरीके से जो भी आपके ये इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्ट कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब एक कनेक्शन नहीं है, अब जितने वर्ड्स हैं जितने सेल्स हैं उतने कनेक्शंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। अटेंशन मैकेनिज्म ने क्या करा, हर वर्ड पे अटेंशन दिया यहाँ पे। तो डिकोडर क्या है ना, एक्सेस है जितने भी उसके एनकोडर में जितने वर्ड्स हैं जितनी इंफॉर्मेशन सबका एक तरीके से इंफॉर्मेशन इसके पास है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और इजी तरीके से अगर समझना चाहें तो सबसे इजी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो आप कह सकते हो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से सुनाऊं तो आप कह सकते हो कि मान लो कि हम जो ह्यूमन एक ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। तो एनकोडर जो होता है हमारा एक तरीके से लिसनिंग का काम करता है, ठीक है। तो वह एक लंबी 10 मिनट की स्पीच सुनता है। मान लो किसी ने 10 मिनट की स्पीच दी तो इसने सुन लिया, ऑलराइट। मान लो किसी ने स्पीच दिया और ये सुन रहा है 10 मिनट के लिए, ठीक है। और दिमाग में छोटी सी समरी मतलब छोटी समरी बना दी अपने साथ एक, ये रही समरी। ये एक तरीके से एनकोडर है। तो एनकोडर ऐसे ही काम करता है, वो समरी बना लेता है, राइट। और बॉटल नेक क्या होती है, जब वो ट्रांसलेट मतलब डिकोड करने जाता है तो उसे याद आता है कि वह स्पीच की शुरुआत की लाइनें भूल गया है क्योंकि दिमाग फुल हो गया था ठीक है। तो जब ये डिकोडर को देता है ये वाला चीज़,
तो वो देखता है कि समरी बनाने के टाइम 10 मिनट जब उसने बोला था, किसी ने भाषण दिया था, तो उसका 10 मिनट में बस 5 ही मिनट रह गया है इसके पास। 5 ही मिनट का इन्फॉर्मेशन है जो कि डिकोडर को इसने दिया है। तो ये बॉटल नेक प्रॉब्लम है, राइट। तो इसको ही हमने एक तरीके से अटेंशन मैकेनिज्म से सॉल्व किया था, राइट। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। अब अगर इंसान को एक नोटपैड मतलब दे दिया जाए, नोटपैड दे दिया जाए, तो जिसमें वह स्पीच के हर हिस्से पर अटेंशन दे सकता है, तो ट्रांसलेशन 100% एक्यूरेट हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि अगर इस एनकोडर को हम लोग समरी जैसे वो बना था, हम लोग इसको पूरा एक सिस्टम दे दें, एक नोटपैड दे दें कि भाई ये लो पकड़ो, अपना सारा लिखते रहना है इसमें, और फिर डिकोडर को पकड़ा देना, तो एक्यूरेसी क्या है 100% बढ़ जाएगी, राइट। तो यही चीज़ अटेंशन मैकेनिज्म हम लोग करते हैं कि चीज़ों को कनेक्ट कर देते हैं बिल्कुल, कि भाई एनकोडर डिकोडर को पूरा कनेक्ट कर दिया, डिकोडर जो है एनकोडर के पूरे इन्फॉर्मेशन को देख सकता है। तो ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल यही काम करता है, ऑलराइट। तो उम्मीद है कुछ चीज़ों को आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और देखो यार, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, ऑलराइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसफार्मर की पूरी प्लेलिस्ट आपको एंड तक फॉलो करना। चलो बाय।